गुड इवनिंग दोस्तों, मैं टीजे सर और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट। और ये मॉडल टेस्ट पेपर में आप देखेंगे कि आपको 100 सवाल मिलेंगे। और ये 100 सवाल का खासियत क्या होगा, ये पूरे कंप्लीट जो सिलेबस है, आपको सिलेबस के 5 भाग है और हर भाग से आपको 20-20 प्रश्न मिलेगा। तो जो भी भाई बंधु हमारे, जो भी ये सीजी वार्ड बॉय और आया का एग्जाम दे रहे हैं, आप नहीं पढ़ पाते तो मैं भी प्रैक्टिस सेट भी है, यदि आप पढ़ते हैं तो आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि ये पेपर से कि आपका तैयारी कैसे है, कितना है। पेपर बिल्कुल सेम इसी के जैसे आएगा, प्रश्न बस का आपको डिफरेंस मिलेगा क्योंकि प्रश्न व्यापम से आएगा। तो बिल्कुल जैसा प्रश्न आएगा वैसे ही आपके लिए ये मॉडल टेस्ट पेपर तैयार किया गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका एक नजर में हम सिलेबस देख लेते हैं और उसके बाद ही हम लोग देखेंगे। हम थोड़ा सा इसका सिलेबस देख लेते हैं कि सीजी वाई डब्ल्यू का सिलेबस कैसे है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि जैसे हमको क्या है कि टोटल मिला के ये कुल 100 अंक का होगा और प्रश्नों की भी संख्या 100 होगा। तो ये व्यापम द्वारा दिया हुआ क्या है, सिलेबस है। तो देखिए यहाँ पर कैसा सिलेबस रहेगा, जिसमें आपको कंप्लीट जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर तो क्या है, छत्तीसगढ़ भाषा के 20 प्रश्न, सामान्य ज्ञान के 20, सामान्य अंग्रेजी के 20, सामान्य हिंदी के 20 और गणित के भी 20 होंगे। तो 20-20 रहेगा प्रश्न, मतलब 20-20 अंक के रहेंगे। तो टोटल मैंने इसमें सभी को शामिल किया है, तो हर भाग से 20-20 प्रश्न मिलेगा। और जैसे जो भी मैं अंग्रेजी के और जो गणित के है, तो गणित को आपको साल करके 20 प्रश्न पूरे कंप्लीट उसको डिटेल से बताऊंगा और अंग्रेजी को भी 20 प्रश्न को बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। और बाकी का हम लोग जैसा बनेगा व्याख्या, हर किसी का व्याख्या नहीं करते रहेंगे क्योंकि वीडियो बहुत इससे लंबा हो जाएगा। तो हम लोग ये दोनों पार्ट का जो है गणित और अंग्रेजी का मैं डिटेल से आपको साथ में एक्सप्लेन भी करूंगा। और बाकी हम सभी भागों को इसमें ये चीज है और इसका ये सिलेबस है। और यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं कि जो पेपर होगा वो माइनस मार्किंग बेस पर होगा, तो आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना होगा कि क्या होगा कि आपको गलत ही ज्यादा टिक लगाने से क्या होगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि माइनस मार्किंग है पेपर। तो वीडियो यदि आपको पसंद आएगा, वीडियो देखेंगे, ये प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट मॉडल टेस्ट का पेपर 1। दोस्तों ये रहा हमारा मॉडल पेपर और इसमें हम लोग देखेंगे कि 100 सवाल है और 100 सवाल बिल्कुल जैसा बोर्ड आपके एग्जाम में आएगा वैसे ही होगा। सीजी वाई डब्ल्यू हो चाहे आया हो, तो उसके लिए ये पेपर बिल्कुल पेपर के हिसाब से होगा। कुल 100 अंक के होंगे पेपर जैसे और समय 2 घंटे होंगे, तो बिल्कुल उसी के जैसे आप ये पेपर देख के आप अपना प्रिपरेशन देख सकते हैं। और यदि तैयारी नहीं किए होंगे तो ये वीडियो देख के आपका तैयारी हो जाएगा और प्रश्न बिल्कुल इसी के जैसे आएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इतना श्योर है। तो इसका सबसे पहला भाग जो है वहां से हम लोग शुरू करते हैं। इसका पहले भाग में क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ की भाषा। तो छत्तीसगढ़ की भाषा और उससे कितने प्रश्न मिलेंगे हमको, 20 प्रश्न। मैं आंसर पहले से रिवील नहीं करूंगा, इसका आंसर समेत आपको जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हर चीज बिल्कुल फ्री है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहां पिछले भी बहुत सारे सभी प्रकार के वीडियो है, तो उसको भी आप मैथ्स के, इंग्लिश के, जीएस के, तो सब वीडियो है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला कि छत्तीसगढ़ी क्या है। छत्तीसगढ़ी क्या है, भाषा है, बोली है, प्रदेश है या व्याकरण है। तो आपको बताना है कि इसमें से क्या चीज है। तो छत्तीसगढ़ी वास्तव में क्या है, बोली है हमारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है। आपको बताना है द्रविड़ है, इंडो आर्यन, तिब्बती, वर्मी या सिंधी। तो इसका सही आंसर क्या है कि इंडो आर्यन भाषा परिवार में ये शामिल है। इंडो आर्यन आर्य समूह से भारत के, तो ये लगभग हिंदी से मिलता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा शब्द है कि पानी का छत्तीसगढ़ी रूप क्या है। तो पानी का छत्तीसगढ़ी रूप क्या है, तो यहाँ पर जल है, नीर है, पानी है, वही चीज है। तो इसका छत्तीसगढ़ी रूप पानी ही होता है, बस करते इसमें स्पेलिंग में डिफरेंस हो जाता है। मतलब स्पेलिंग मतलब हिंदी में क्या बर्तनी बोलते हैं, तो पानी मतलब इसमें न में क्या होता है, बड़ी की मात्रा, जबकि छत्तीसगढ़ी में इसकी मात्रा क्या हो जाता है, छोटी की मात्रा हो जाता है। अगला हम लोग सवाल देखते हैं, हम जा रहे हैं। इसको आपको छत्तीसगढ़ी में बोलना है, हम जा रहे हैं। तो कैसे बोलेंगे, मैं जावत हूं, हम जावत हन, हम जात हव, हम जाही। तो क्या बोलेंगे, हम जावत
हन, ये चीज क्या है, ये इसका सही आंसर है कि हम जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर बताया क्या होगा, हम जावत हम। अगला हम लोग पांचवा देखते हैं, छत्तीसगढ़ी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की संख्या कितनी है, मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग कितने होते हैं, तो छत्तीसगढ़ी में इनकी संख्या कितना होता है, दो होता है, मतलब दो ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। खाना खा लिया का छत्तीसगढ़ी रूप क्या होगा, कि खाना खाने को इसमें क्या बोला जाता है, तो खाना खा ली, खाना खा ले, खाना खा लिए, तो ये तो नहीं होगा, खाना खा ले ही, तो इसका सही आंसर क्या होगा, खाना खा ले। तो खाना खा ले ऐसा करके बोलते हैं, खाना खा ले ऐसा भी बोल देते हैं हम, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ी भाषा की लिपि कौन सा है, मतलब छत्तीसगढ़ी जैसे आज के डेट में प्राइमरी मिडिल स्कूलों में इसका पुस्तक भी है, कॉलेज में भी है, तो इसका लिपि, लिपि मतलब जानते हैं, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं जैसे हिंदी हम लोग बोलते हैं ये भाषा है, लेकिन इसकी लिपि क्या है, हम लिखते किसमें है, उसको क्या बोला जाता है, देवनागरी। तो छत्तीसगढ़ी भी का लिपि क्या है, देवनागरी, मतलब लिखते उसको देवनागरी में है ही है, तो ये ध्यान रखना है। मोला भूख लगी का सही अर्थ क्या है, मुझे मोला भूख लगी, तो मोला का मतलब क्या होता है, मुझे, है ना, तो मुझे ठंडी लगी तो ये नहीं होगा, मुझे नींद आई ये नहीं होगा, मुझे प्यास तो ये भी नहीं होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुझे भूख लगी है, ये छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं। छत्तीसगढ़ी लोकगीत क्या कहलाता है, तो छत्तीसगढ़ी लोकगीत को क्या बोलते हैं, हम लोकगीत ही बोलते हैं, है ना, तो ये ध्यान रखना, जो भी गीत वगैरह है वो सारे चीज इसी में आते हैं। छत्तीसगढ़ी संस्कृति में पारंपरिक गीतों को लोकगीत कहते हैं। मीठ का अर्थ क्या है, मीठ छत्तीसगढ़ी में मीठ का अर्थ क्या होता है, खट्टा मीठा नमकीन या कड़वा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मीठा। तो मीठा को क्या बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में, मीठ या मिठा भी बोलते हैं ऐसे करके। तो बहुवचन क्रिया के अंत में कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं, तो इसमें बहुवचन के क्रिया के अंत में कौन सा जोड़ते हैं, हस हन हे हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हन, हन बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। तो अंत में हमेशा क्या का प्रयोग होता है, हन का, हम जात हन, हम जात हन, हम के लिए तू मन जात ह, ऐसे मतलब, तो हन बोला जाता है। तय कहाँ जात हस का छत्तीसगढ़ी में अर्थ क्या होगा, तो तुम कहाँ जा रहे हो, तय मतलब तुम कहाँ जावत मतलब जा, हस मतलब है, तुम कहाँ जा रहे हो, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है एक लोकोक्ति है, मतलब नाक में दम करना छत्तीसगढ़ी अर्थ क्या है, तो वही चीजें हैं, मदद करना तो नहीं होगा, खुश रहना नहीं हो जाना, खा जाना नहीं होता, तो इसका भी मतलब क्या होता है, परेशान करना। कई चीजों में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ी और हिंदी क्या मिलेगा आपको, बिल्कुल एक जैसे मिलेगा, कोई भी अलग नहीं होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ी वास्तव में क्या है, हिंदी का ही रूपांतरित रूप है, जिसको अपभ्रंश या भ्रंश भी बोला जाता है। तो कई शब्द जो है छत्तीसगढ़ी और हिंदी में सेम भी रहेगा। जैसे यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं, मैं देखे हूं का अर्थ क्या है, मैं देखे हूं, है ना, तो देखे मतलब देखना, तो यहाँ पर देखना ही आएगा देखे वाला, तो मैंने क्या किया, देखा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग बोलते हैं, आज दिन बढ़िया हवे, आज दिन बढ़िया हवे का अर्थ क्या है, तो आज का दिन अच्छा है, बुरा है नहीं होगा, आज का दिन अच्छा था, हवे मतलब अभी ना, यदि हम पुराना को बोलते हैं तो छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, रहीस, मतलब काल के दिन हमारा अच्छा रहीस, ऐसे करके बोलते हैं। तो कल का दिन बुरा था तो ये भी नहीं आएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला है हमारा मैं नहीं जानत हूं, तो मैं नहीं जानत हूं का अर्थ क्या होगा, तो मैं नहीं जानत हूं का अर्थ क्या होगा, कि मैं नहीं जान रहा हूं, नहीं मतलब जैसे हिंदी में इसका नया होता है, तो इसमें क्या होता है, नहीं, है ना, जावत हूं तो जा रहा हूं, तो ये चीज होता है। अगला हम लोग देखते हैं, बहुत का छत्तीसगढ़ी में रूप क्या है, तो ज्यादा, अधिक, ज्यादा, तो और ये विकटकन, विकटकन मतलब इसको विकट बोलते हैं, थोड़ा स्पेलिंग देखें, विकट, विकट मतलब बहुत, छत्तीसगढ़ी में ये शब्द होता है विकट, विकट नहीं होता विकट होता है, ये ध्यान रखेंगे। मोला ए पसंद हवे, मोला ए पसंद हवे का अर्थ क्या है, तो क्या है इसका, मुझे यह पसंद है, ये इसका छत्तीसगढ़ी रूप है। और अगला हम लोग देखते हैं, हम खिलावत हन का अर्थ क्या है, तो हम खिलावत हन मतलब हम खेल रहे हैं, तो ये इसका
सही आंसर होगा। अगला है हम चुप रहो का अर्थ क्या है। तो चुप रहो का अर्थ क्या है इसमें, तो चुप रहो मतलब मौन रहो ऐसे करके। तो दोस्तों ये हमारा 20 जो है छत्तीसगढ़ के कंप्लीट होता है। और आपको ध्यान रखना है हर पेपर का एग्जाम जो है उसके एजुकेशन के हिसाब से क्या होता है, प्रश्न का स्टैंडर्ड अलग होता है। जैसे 8वीं बेस में है तो प्रश्न आपका सामान्य होगा, भले एकदम डीप हो सकता है। मतलब डीप और सामान्य का मतलब जानते हो, जैसे इसमें कोई भी चीज क्लियर नहीं दिया, छत्तीसगढ़ी भाषा दे दिया, अब उसके के अंदर में कुछ नहीं दिया, तो ये मान के चलिए इसका जो कोर्स है या तो बहुत व्यापक हो गया है या पेपर बहुत कहीं से भी दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रिपरेशन आपको अपने हिसाब से करना है, जो भी आए कोई पैनिक नहीं लेना है। और पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है, इससे बिल्कुल सिंपल भी पूछा जा सकता है। सिंपल इसलिए क्योंकि माइनस मार्किंग है। कुछ सवाल मैं बताया आपको 30 30 और 40 के में हो सकता है, या 30 धन 40 और 30। 30 आपको बहुत ज्यादा सरल मिलेंगे, 40 आपको क्या मिलेंगे, सामान्य प्रश्न मिलेगा, और 30 आपको क्या मिलेगा, कठिन सवाल मिलेगा। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहेंगे। 30 सवाल ऐसे होगा कि कठिन होगा, जैसे आप बोलोगे कि इसमें से सर बहुत सारे सवाल आसान थे, तो कई सारे सवाल आपको बताया कि 30 बिल्कुल इजी रहेगा जिसको सब लोग बना लेंगे, लेकिन उसके बाद जो 40 है उसको जो पढ़े हैं केवल वही बनाएंगे, और जो 30 बाकी जो बच गए इसको केवल अच्छे से ही पढ़े हैं वो बना पाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो सभी प्रकार के सवाल आपको मिलेंगे। तो दोस्तों यदि ये 20 प्रश्न आपको पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, और कमेंट बॉक्स में जरूर आप एक हार्ट, एक दिल, एक कमेंट जरूर छोड़ेंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा, या क्या और इसमें हम ला सकते हैं बेहतर आपके लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और यदि इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर ये वीडियो और सभी वीडियो जो भी डालता हूं मैं उसका सभी का पीडीएफ आपको वहां से आसानी से मिल जाएगा। तो हमारा अगला भाग है जो सामान्य ज्ञान। क्या सामान्य ज्ञान में दोस्तों आपको 20 प्रश्न दे दिए, इसमें कुछ भी डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि आपको कौन सा भाग कहां से आएगा। तो मैंने इसमें 10+10 का फार्मूला अपनाया है, क्योंकि केवल सामान्य ज्ञान बोला है, तो सामान्य ज्ञान से आपको कोई क्लियर नहीं होता कि कहां से कितने सवाल आएंगे। तो इसमें क्या है, मैंने 10 सवाल भारतीय सामान्य ज्ञान से और 10 सवाल कहां से लिया है, छत्तीसगढ़ से। तो यही एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, सामान्य ज्ञान बोलता है तो 10 भारत के होंगे और 10 क्या होगा, छत्तीसगढ़ के। थोड़ा कम ज्यादा हो सकते हैं, तो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, बिल्कुल सरसरी तौर से इसको पढ़ना है, और सभी भाग को आपको बराबर ही पढ़ना है। तो चलिए हम पहला सवाल देखते हैं हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 1885 में। और यदि आपसे बिल्कुल डेट पूछे तो डेट कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को। मैं कुछ गलत बोला क्या, लगा कि 57 वगैरह थोड़ी बोला, मतलब 1885 ही बोला ना। मतलब आपको ध्यान रखना है कि कब हुआ था इसका, मतलब यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी मिलेगा कुछ कि कैसे उसका हुआ था। तो 1800 कब हुआ था, 85 को, और डेट कौन था, 18 दिसंबर को। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसमें से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी हम किसको मानते हैं, गंगा को। ब्रह्मपुत्र उससे बड़ा है, लेकिन ये भारत की नदी नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। भारत में केवल थोड़ी दूर ही बहता है ये, तो इसको नहीं मानते। और गंगा है तो गंगा सबसे बड़ी नदी है। अब आपको ये बताना है कि गंगा नदी की लंबाई कितना है। आपको ये पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इसकी लंबाई, या गंगा नदी की लंबाई कितनी है। कई बार ये सवाल आ चुका है कई प्रश्नों में, तो आप कमेंट करके बताइए कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो किस वर्ष हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक का, आप बताइए कब हुआ था। 1935 को जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल को हुआ था। और 1 अप्रैल को इसीलिए क्या किया जाता है, हमारा वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से कब तक चलता है, 31 मार्च तक, इसी के स्थापना के कारण चलता है। 1 अप्रैल होता है, फिर 1 अप्रैल से कहां तक हमारा सत्र चलता है, मतलब वित्तीय वर्ष 31 मार्च तक, तो इसी के कारण होता है। तो ये ध्यान रखना। और ये क्या करता है, भारतीय मुद्रा का विनियामक है, मतलब बनाता है या जारी करता है। अगला हमारा है प्रश्न, सर्वे भवन्तु सुखिनः का अर्थ क्या है। तो सभी लोग सुखी रहे, सभी लोग ज्ञान प्राप्त करें, सभी लोग समृद्ध हो, या सभी जीवों का कल्याण हो। तो हमारा उचित आंसर होगा ए, सभी जीवों का, या सभी नहीं, यहाँ पर क्या है, सर्वभौमिक कल्याण की भावना में व्यक्त किया जाता है, ये दर्शन का भाव है। तो सभी लोग क्या रहे, सुखी रहे, ये होगा। अगला हमारा है
गीतांजलि के लेखक कौन है, आपको बताना है। रविंद्रनाथ ठाकुर जी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सुमित्रानंद पंत। तो इसका सही आंसर क्या है, रविंद्रनाथ ठाकुर। और इस काव्य की रचना के लिए इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ ठाकुर जी को ही मिला था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो ये आपको खास ध्यान रखना है इससे, गीतांजलि पुस्तक से। अगला है हमारा, भारत के पहले महिला राष्ट्रपति कौन था। मतलब भारत में हम लोग देखें तो राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति भी बनी थी, अभी भी महिला राष्ट्रपति है वर्तमान में। तो इसमें से कौन था, तो इंदिरा गांधी तो नहीं थी राष्ट्रपति, सुषमा स्वराज भी नहीं थी राष्ट्रपति, ममता बनर्जी भी राष्ट्रपति नहीं थी। तो कौन थी हमारी महिला राष्ट्रपति, प्रतिभा देवी पाटिल थी। ये आपको ध्यान रखना, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बोला जाता है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। अगला सवाल है हमारा, टाटा समूह की स्थापना किसने किया। टाटा जानते हैं हमारे भारत में सबसे समृद्ध उद्योग और एक जाना माना बिल्कुल विश्वसनीय कंपनी है। और इसका धीरू भाई अंबानी तो जियो वाले हो गए, लक्ष्मी मित्तल भी नहीं है, ये टाटा दोनों में से। तो रतन टाटा नहीं किया था, उसके पिताजी JRD टाटा इन्होंने किया था, JRD टाटा ने। ये ध्यान रखना है, टाटा समूह का स्थापना, और भारतीय उद्योग जगत में अब इसका एक अपना ही स्थान है। आगे है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है। नागरिकता से, जम्मू कश्मीर से, मौलिक अधिकार से या संघीय व्यवस्था से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से। और इसके कुछ प्रावधानों को क्या कर दिया गया है, अभी हटा दिया गया है, पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि कुछ प्रावधानों को हटा दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसमें आप देखेंगे हर भाग से प्रश्न है, कोई भाग ऐसा नहीं है जहां से प्रश्न नहीं हो। तो कितना इंपॉर्टेंट है, आपकी तैयारी कितना है, आप बिल्कुल इससे आप कर सकते हैं। यदि कोई पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहा था, वहां से है, तो वहां से भी आप देख सकते हो कि ये पूरे पार्ट तक शामिल है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको थोड़ा डेट भी ध्यान रख लेना, यदि आए तो। इसको कब समाप्त किया गया था, 5 अगस्त 2019 को, 19 को ही ये समाप्त किया गया था। अगला है हमारा, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। दोनों सदन की जब आवश्यकता अनुसार जब बैठक बुलाया जाता है, तो उसकी अध्यक्षता इन चारों में से कौन करता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष ही क्या करता है, उसकी अध्यक्षता करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, इसमें गलत है, इसको आप सुधार लेंगे। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा ये राष्ट्रपति नहीं, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। ये बिल्कुल सही है ना, मतलब कौन सा आएगा, यहाँ सी आएगा। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, मान के चलिए ये। और यदि इसी सवाल में मान लो आपको बोला जाए कि राष्ट्रपति मतलब संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो बुलाता है बोला जाता, तब वहां पर कौन आता, राष्ट्रपति आता। यहाँ पर अध्यक्षता कौन करता है बोला है, तो कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। ये आपको ध्यान रखना है। जब बुलाता बोलेगा ये भी प्रश्न आता है, तो आप थोड़ा सा आपका समझ जाओ, 2 प्रश्न क्लियर हो गया कि राष्ट्रपति क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है दोनों सदनों का, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो कौन करता है, उसका लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ से छत्तीसगढ़ का अब 10 प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो कब हुआ था, हम लोग स्थापना वर्ष कब मनाते हैं, 1 नवंबर 2000 को। तो दोस्तों कई लोग जैसे हैं जो अभी पैदा हुए हैं, 18 साल के हैं, 19 साल के, हमारे राज्य को बने हुए कितने साल हो गया, 25 साल। हम लोग अभी रजत जयंती मना रहे हैं, है ना, अगस्त से दिसंबर तक। तो कई लोगों को ये पता नहीं भी रहता। तो ये सिंपल सवाल है, हालांकि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। तो इसमें कई सारे सवाल बनते हैं कि 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, 1 नवंबर को ही मध्य प्रदेश का भी गठन हुआ था। और ये किसके अंतर्गत हुआ था, कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम से इसका स्थापना हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सा है, महानदी है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा 2 बार आ गया है, मतलब ये इसको लेना है, मान लो 1 को। महानदी क्या है, सबसे लंबी नदी। और यदि आपसे बोला जाता कि बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सा है, शिवनाथ। इसकी लंबाई कितना है, टोटल 858 किलोमीटर है ना। ये छत्तीसगढ़ से होते हुए कहाँ जाती है, ओडिशा जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। जबकि शिवनाथ नदी का लंबाई कितना है, 290 किलोमीटर। इसका कितना है छत्तीसगढ़ में, 286 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली शिवनाथ और छत्तीसगढ़ की महानदी। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख उद्योग कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है, इसमें दिया है ना, कोयला नहीं दिया है। कोयला देता तो कोयला आ जाता है यहाँ पर, तो कोयला नहीं है इसमें, तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, इस्पात आ जाएगा।
तो दिया है उसमें से आपको आंसर लेना है ना। और भिलाई में है, ये जानते हो भिलाई इस्पात संयंत्र, तो आप कमेंट करके बताओ जो भिलाई स्टील प्लांट है, भिलाई इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना कब हुआ था और किसके सहयोग से हुआ था, ये आप कमेंट करके बताएंगे। आपका तैयारी का पता चलेगा, तैयारी भी होगा। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख स्थानीय त्योहार कौन सा है? होली, हरेली, दिवाली या दशहरा? इसमें क्या बोला है? स्थानीय त्योहार। तो ये तो हमारा होली, दिवाली, दशहरा ये पूरा राष्ट्रीय त्योहार है। तो यहाँ पर क्या है? हरेली। हरेली हमारा क्या है? स्थानीय त्योहार है। छत्तीसगढ़ी लोक कला पंथी किससे संबंधित है ना? संगीत है, ये चित्रकला है, नृत्य है, मूर्ति कला है, क्या चीज है? तो वास्तव में ये क्या है? पंथी हमारा नृत्य है जो सतनामी समाज से रिलेटेड है। कबीर पंथी बोला जाता है इनके अनुयायियों को, ये ध्यान रखें। छत्तीसगढ़ राज्य की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? छत्तीसगढ़ पहला मुख्यमंत्री कौन था? ऐसा पहली मुख्यमंत्री कौन थी लिखा गया है, थोड़ा शब्दों का ये है। तो पहला मुख्यमंत्री हमारे कौन थे? अजीत जोगी जी थे प्रथम मुख्यमंत्री, जो कांग्रेस पार्टी के थे, है ना। ये 1 नवंबर 2000 को ही कार्यभार ग्रहण किया था। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित प्रमुख कोयला खदान कौन सा है? सिंगरौली, कोरबा, चिरमिरी या सोनभद्र? तो सिंगरौली और सोनभद्र तो एमपी का है, ये कोरबा और चिरमिरी बिलासपुर का है। लेकिन सबसे मेन इन दोनों में कौन सा है? कोरबा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ गठन के समय ये कौन से क्रम का राज्य बना? मतलब कौन से क्रम का राज्य बना था छत्तीसगढ़? 25, 26, 27 या 28? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 26। छत्तीसगढ़ 26वें क्रम का हमारा राज्य बना था। छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, जैसे विधानसभा 2000 से शुरू हुआ तो प्रथम अध्यक्ष इसमें से कौन बना था? तो कौन बना था प्रथम अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी बने थे प्रथम अध्यक्ष, ये ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पहला जिला, सबसे बड़ा जिला, पहला जिला नहीं, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर ही पूछा जाएगा, इसमें कुछ नहीं बोला है तो बीजापुर है। तो बीजापुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला है। छत्तीसगढ़ राज्य में नवा रायपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? औद्योगिक क्षेत्र के लिए, प्रशासनिक राजधानी, पर्यटन क्षेत्र या शिक्षा का केंद्र? तो कौन से क्षेत्र से है यहाँ पर? प्रशासनिक क्षेत्र से है, यह सबसे बड़ा ये चीज। ये प्रश्न संख्या शायद गलत लिखा गया, तो ये प्रश्न हमारा कौन सा है? 40। और इस प्रकार से हमारे 2 भाग कंप्लीट होते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा? सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा को देखा। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाने में भी हमको मेहनत लगता है ताकि आपका जो तैयारी है वो बेहतर से बेहतर हो सके। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, यहाँ तक यदि आप रुके हैं तो जरूर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। और मैसेज में जो हाइप्स आते हैं वो भी आप दे सकते हैं, जो कमेंट करते हैं हम वहां, तो वहां पर हाइप्स का होता है। तो यदि वीडियो को बहुत अच्छा पसंद आया आपको तो मैसेज से स्क्रॉल करेंगे लेफ्ट साइड में, तो वहां हाइप्स का ऑप्शन होता है, तो वो भी आप वीडियो को जरूर दें ताकि उसको एक ग्रेड मिलता है, उससे कुछ अंक मिलता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल में, वो आप ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ से हमारा इंग्लिश के प्रश्न शुरू होते हैं, जो 20 प्रश्न है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। बाई नेक्स्ट ईयर सी ब्लैंक हर डिग्री। नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल के लिए बोला जाता है, हर डिग्री। तो क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विल हैव, है ना। अगले साल वह अपना डिग्री कंप्लीट करेगा, तो कर लेगा, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? भूतकाल में कंप्लीट होने वाला चीज बता रहा है, तो कंप्लीट बता रहा है मतलब ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो इसलिए इसमें विल हैव कंप्लीटेड आएगा इसका सही आंसर। और इसको दोस्तों आपको पीडीएफ में मिलेगा, तो पीडीएफ में आपको नीचे उसका आंसर प्लस एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेंगे, है ना। टीजे सरेट 2 आपको वीडियो के लिंक में और साथ में चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिलेगा, वहां से आप लिंक में सीधे जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द ईरर। ईरर आपको गलती, ईरर का मतलब क्या होता है? गलती। दोस्तों इसमें वायर भी पेपर होगा, उसमें ढेर सारे लोग पेपर देंगे, जो छोड़ चुके हैं पढ़ाई वो भी देंगे, मतलब संख्या बहुत ज्यादा भी हो सकता है। तो यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं बहुत दिन से, तो भी ये वीडियो, मेरे जो क्लासेस है आप नहीं पढ़ पाते तो आप केवल मेरा क्लास देखिए और पेपर दे दीजिए। यदि आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहा, हो सकता है आपका मेहनत रंग लाया और लक भी कुछ साथ दे दिया, तो आप बिना पुस्तक पढ़े केवल मेरे वीडियो देख के ही आपको कलेक्शन मिल सकता है। तो यदि आप नहीं पढ़ पाते तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखिए, मैथ्स का देखिए, इंग्लिश का देखिए, मैं हर सब्जेक्ट का आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा।
तो यहाँ पर देखते हैं नाइदर ऑफ स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट। आपको यहाँ पर एक शब्द मिलेगा नाइदर। तो नाइदर जो शब्द होता है वो क्या होता है, सिंगुलर शब्द है। तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो भी क्या लगाना है, आपको सिंगुलर लगाना है। तो यहाँ पर जैसे जो हेल्पिंग वर्ब लगा है हैव, तो इसको आपको क्या लगाना पड़ेगा, है। मतलब ये हैव जो है वो गलत है इसमें, ये चीज आपको ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना। क्यों इसका आंसर होगा, इसके नीचे में लिखा है, आप पीडीएफ में उसको अच्छे से कर सकते हैं, मैं आपको लेकिन बता रहा हूं यहाँ पर। अगला है हमारा चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ जनरस। जनरस का आपको एंटोनिम्स का मतलब, एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, विरोधी शब्द, या इसको हम लोग सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, ओपोजिट वर्ड। एंटोनिम्स का मतलब ओपोजिट वर्ड बताना है आपको, ये चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसका जो सही मीनिंग होगा स्टिंगी। स्टिंगी का अर्थ क्या होता है, कंजूस। ये आपको ध्यान रखना, स्टिंगी इसका अर्थ क्या मिलेगा आपको, कंजूस। जो जनरस है ना, अच्छा मतलब है ना, उसके क्या होता है, विपरीत होता है। फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पर है आपको प्रश्न पढ़ना है और उसका उत्तर देना है। बिल्कुल ये व्यापम के लेवल का है दोस्तों, पेपर समझ जा, एजीटी ऐसा ही आएगा, प्रश्न चेंज होंगे। मतलब आपको कहीं पर भी देखेंगे तो बिल्कुल प्रश्न ये बिल्कुल सेम टू सेम व्यापम के जैसे हो, प्रश्न ही आगे पीछे होगा। लेकिन ये मान के चलिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपना कैपेबिलिटी का भी पता चल जाएगा और आपको कैसे तैयारी करना है उसका भी पता चल जाएगा। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं पूरे पेपर तक आपके लिए कम से कम 5 मॉडल टेस्ट पेपर लाऊंगा, तो वहां तक आप जरूर आपका तैयारी और बेहतर हो जाएगा। तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये बोलता है इफ आई हार्डर आई वुड हैव पास द एग्जाम, मैं पास कर लिया होता, है ना। यदि मैं, आई हैड स्टडीड, ये होगा यदि क्या होगा, मैं अच्छा पढ़ाई किया होता, हार्डर मतलब कठिन पढ़ाई किया होता है, ज्यादा मात्रा में पढ़ाई किया होता, तो मैं एग्जाम को क्या कर लिया होता, पास कर लिया होता। ये परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा चूज द करेक्ट वर्ड। यहाँ पर बताना है ही इज गुड मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन बताना है, इनमें से कौन सा आएगा। आन नहीं आएगा, आन क्या होता है, फिजिकल टच को बताता है, कोई चीज नीचे है, कोई चीज ऊपर में है, कोई सट के है, तो ये नहीं आता है ना। इन जो है अंदर बाहर को बताता है, तो ये नहीं आता। विथ जो है वो मतलब होता है साथ से, ऐसा, तो ये नहीं आएगा। तो हमारा वास्तव में क्या आएगा, एक आएगा। मतलब मैथ्स में क्या है वो अच्छा है, गुड है, एक आएगा। विषय में दक्षता दिखाने के लिए हमेशा गुड का प्रयोग किया जाता है। सेलेक्ट द करेक्ट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब इसमें आपको सही स्पेलिंग बताना है एकोमोडेशन का। तो इसमें से आपको देखना है और बताना है कि सही स्पेलिंग कौन सा है। तो इसका सही स्पेलिंग देखो सेम सा है, तो आपको ध्यान देना है। तो एकोमोडेशन मतलब सी इसका सही है, डबल सी डबल एम ओ ओ ये, और इसका मतलब क्या होता है, आवास। आवास मतलब घर, जहां हम लोग रहते हैं, तो वो हमारा आवास ही का होता है एकोमोडेशन। अगला सवाल है हमारा इम्प्रूव द सेंटेंस। इसको इम्प्रूव मतलब सही ना, आपको सही करके लिखना है। इम्प्रूव मतलब सही करके, करेक्ट करके। देखो आपको आना चाहिए, ये करेक्ट करना कब आएगा आपको, सिंपल टेंस। अब जैसे इसका लेवल कौन सा है, 8th लेवल, लेकिन 8th में हम लोग 10th पढ़ते हैं और 8th सरकार बोलता है 8th लेवल, लेकिन आपको ये मान के चलो कि ये सीबीएसई का 8th लेवल होता है। तो हमारा जो सीजी बोर्ड है उसका 10th लेवल तक चला जाता है सिंपल रूप से। और यदि हमारा सरकार कोई के लिए 10th लेवल बोलता है तो आराम से वो कहाँ चल देता है, 12th लेवल पर। क्योंकि ये मान के चलिए कि हम लोग कम से कम 2 स्टेज या 2 क्लास क्या होते हैं, सीबीएसई के पैटर्न से हम लोग पीछे होते हैं, ऐसा मान के चलिए। तो यहाँ पर ये 10th का ही है। तो जैसे सी है, तो सी के साथ डोंट नहीं लगता है, सी के साथ क्या लगता है, हमेशा डज लगता है। तो डज नॉट आएगा, इसका डोंट नहीं आएगा। तो केवल ये चीज का डिफरेंस है। मैंने अपने 10th वाले क्लास में बिल्कुल डिटेल से बताया हूँ, 10th क्लास पिछला है, तो 10th आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक 10th नहीं जानेंगे आप कोई भी सेंटेंस का त्रुटि नहीं खोज पाएंगे, कोई भी सेंटेंस का फॉर्मेशन जो होता है, कैसे वो बनता है, वो चीज नहीं जान पाएंगे। तो मेरा पिछला वीडियो 1-2 वीडियो पीछे आप जाएंगे तो आपको पूरा कंप्लीट 10th और उससे रिलेटेड भी 20 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी मैंने बनाया है उसमें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डज वाला, मतलब डजंट होगा। और एक चीज ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर 2 डजंट है,
तो डजंट में क्या होगा, जब भी डज लगता है तो एस या जो ई एस है वो हट जाता है, तो इसमें एस लगा है तो इसलिए ये नहीं आएगा। हमारा सही आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा, सी वाला होगा। ये आपको ध्यान रखना है, डज लगा मतलब एस या ई एस हट जाएगा। मैं इसको हमारे जो टेंस के क्लास है उसमें बिल्कुल डिटेल से बताया हुआ है, तो आप वहां जाकर अच्छे से कर लेंगे क्लास को। अगला है एक आइडियम्स है, मतलब एक कथन है, कहावत है, उसका मीनिंग क्या होता है अंग्रेजी में ना। टू हिट द नेल ऑन द हेड, टू हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब क्या होता है, फेल होना, टू डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, कोई चीज बिल्कुल सही करना, मेक टू मेक ए मिस्टेक, गलती करना, टू इग्नोर, इग्नोर मतलब ध्यान नहीं देना, है ना। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समथिंग, डू समथिंग एग्जैक्टली राइट होगा, मतलब कोई चीज हम लोग बिल्कुल सही करें, किसी कार्य को करने का बिल्कुल सही तरीका। शी इज इंटरेस्टेड लर्निंग न्यू लैंग्वेज, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या चीज होगा, एट, एट स्थान के लिए उपयोग होता है या शब्द की विशेषज्ञता के लिए, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर इन, आप, लर्निंग ऐसे करके, तो यहाँ पर इन तीनों में से एक होगा, तो सी इज इंटरेस्टेड क्या होगा इसमें, लर्निंग न्यू, टू लर्न, टू तो नहीं आएगा, आप है, तो फार क्या होगा, इन है ना, इन ही लिया है, मतलब रुचि दिखाने के लिए क्या होता है कि इन का प्रयोग करते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन को कई सारे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। प्रीपोजिशन में आपको ये मान के चलिए कि अभी आप प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो आपको समझने में ही 1 माह लग जाएगा। तो प्रीपोजिशन क्या है, बहुत डीप होता है, कि छोटे छोटे हर शब्द को हमको अलग अलग देखना पड़ता है और उसका मीनिंग जानेंगे हम सेंटेंस का, तभी हम उसको कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे क्या करना, प्रीपोजिशन के लिए जितने भी आपको दिया रहेगा एमसीक्यूज, या आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उनको ज्यादातर खाली स्थान वगैरह होता है या और जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसमें से आप थोड़ा ट्राई करेंगे। अगला है हमारा बाई द टाइम यू अराइव, आई क्या है, आई विल हैव फिनिश्ड द वर्क, है ना, जब तुम क्या करोगे, आओ तब मैं क्या कर लिया रहूंगा, अपना काम खत्म कर लिया रहूंगा, तो ये इसका सही आंसर होगा, विल है फिनिश्ड, है ना। फ्यूचर टेंस में है, इसमें भी है आइडेंटिफाई, है ना, आइडेंटिफाई ईरर। अब यहाँ पर क्या है, इच, इच का मतलब होता है एक एक, प्रत्येक, इसका सही हिंदी में मतलब क्या होता है, प्रत्येक, मतलब प्रति एक, मतलब ये एक, ये एक, ये एक, ये, तो मतलब ये क्या होता है, वास्तव में प्रत्येक क्या होता है, सिंगुलर नंबर होता है। तो इसके साथ हमेशा क्या होगा, जो वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो भी क्या होगा, क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। ये है क्या है, ये प्लूरल है, जबकि इसका सिंगुलर क्या होता है, तो यहाँ पर गलती क्या है इसका, है, या सुधारने को बोलता तो हम यहाँ पर है लिख देते, ये आपको ध्यान रखना। अगला, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब इसका साइनोनिम का उपयोग करना है ना, कि जिसका हम उपयोग नहीं करते उसको क्या बोलते हैं, आइसोलेट। आइसोलेट मतलब जैसे अभी मतलब जब कोरोना आया था तो बोलते थे आइसोलेशन में है, आइसोलेशन मतलब क्या होता था, क्या बोलते थे उसको, हिंदी में एक शब्द अकेले रहना पड़ता था उसको कमरे में, जिसको भी कोरोना हुआ तो उसी को आइसोलेशन बोलते हैं, है ना, अलग, मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में जो शब्द होता होगा, एब्सोल्यूट मतलब अलग रहना या उसका उपयोग नहीं करना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा इसका, आउटडेटेड, है ना, मतलब बाहर, उसका डेट निकल गया ऐसा सा मान के चलो, पुराना या अप्रचलित भी बोलते हैं इसका। अगला हमारा है सी इंजिस्टेड, सी इंजिस्टेड गोइंग टू द मार्केट, है ना, तो ये क्या है कि वो बाजार जाने के लिए क्या थी, वो उत्सुक थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आन, इंजिस्ट, आन, किसी कार्य पर जोर देने का सही प्रयोग क्या होता है, आन, मतलब वो वह क्या हो रहा था कि बाजार जाने के लिए जोर दे रहा था, मतलब चलो चलो ऐसा। अगला है हमारा द मैनेजर आस्क्ड हिम टू, टू जैसे लगा तो आपको वहां पर ध्यान रखना है, टू के बाद हम जब वर्ब का उपयोग करते हैं तो उसका फर्स्ट खान का उपयोग करते हैं, ऐसा सबमिटिंग, सबमिटेड, सबमिट ऐसे का उपयोग नहीं करते, सिंपल सा रूप का उपयोग करते हैं, तो क्या आएगा, सबमिट। और इसको क्या बोला जाता है, नॉन फाइनाइट वर्ब, ऐसे शब्दों को क्या बोला जाता है, नॉन फाइनाइट वर्ब, और एक होता है फाइनाइट वर्ब, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, इसका फाइनाइट वर्ब क्या है, आस्क्ड, और इसका नॉन फाइनाइट यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा केवल सबमिट। अगला है हमारा व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा, दे डिनर, क्या होगा, दे हैव फिनिश्ड डिनर, वे अपना खाना क्या कर चुके थे, खा चुके थे, तो दे हैड फिनिश्ड होगा, खाना खा चुके थे ना,
तो हैड होगा, खाना खा चुके थे। पास्ट टेंस में है ये वाला, तो ये वाला भी किसमें रहेगा, पास्ट टेंस में। जब मैं पहुंचा मतलब पहले की बात है, तो वो खा चुके थे, मतलब हैड फिनिश्ड आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में है। अगला है हमारा आइडेंटिफाई द करेक्ट आडियम, मतलब इसका मीनिंग ये बताया। अंग्रेजी में एक कहावत है ब्रेक द आइस, इसका मतलब क्या होता है, तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है हम किसी भी चीज के लिए ब्रेक द आइस क्या करते हैं, जब हम कोई नया कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, किसी से बोलना स्टार्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक द आइस। मतलब आइस इसलिए बोला जाता है कि कोई भी हम बोलना बंद कर दे तो हम शुरुआत कर सकते हैं, वो बड़ी कठिन चीज नहीं है, तो आइस बोला जाता है, आइस को हम आसानी से तोड़ सकते हैं, ये कहावत है अंग्रेजी का एक। अगला है हमारा इफ खाली स्थान द ट्रेन आई वुड हैव रीच्ड द स्टेशन, आई वुड हैव रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन टाइम में पहुंच गया होता। तो क्या बोल रहा है, इफ आई हेड कार्ट, ये पास्ट टेंस का होगा कि मैं यदि गाड़ी या ट्रेन सही समय में पकड़ा होता तो स्टेशन क्या हो गया होता, पहुंच गया होता। ये आपको ध्यान रखना है, हेड कार्ट आएगा, कंडीशनल है और ये ना। अगला है हमारा द टीचर आस्क्ड हिम टू, टू ना, टू है मतलब, तो क्या आएगा इसका, पॉइंट आउट, पॉइंट एट, पॉइंट टू, ये तो टू तो यहाँ पहले ही है ना, तो ये टू वाला नहीं आएगा बाद में, पॉइंट ओवर नहीं आएगा, पॉइंट एट नहीं आएगा, क्या आएगा, पॉइंट आउट। जैसे पॉइंट आउट करना मतलब बताना, ये चीज होता है, तो टू पॉइंट आउट द मिस्टेक, पॉइंट आउट आएगा। पॉइंट आउट मतलब किसी बात या गलती को स्पष्ट करना, मतलब क्लियर करना होता है। दिस इज खालिस्तान काऊ विच वाज गिवन बाय माय मदर, दिस इज, अब आपको बताना है, कमेंट करके बताओ, इसमें 5 सेकेंड का पॉज लोगे, यदि ये आपके लिए सही आंसर दिए इसमें, तो आप ये मान के चलो कि आपका अंग्रेजी बहुत अच्छा है। आप इतने सेकेंड, 5 से 10 सेकेंड में रुका या हम इसका आंसर दे दिए, तो हम मानेंगे कि आपका अंग्रेजी में पकड़ अच्छी है। तो कमेंट करके जरूर बताओगे कि आपको इसका आंसर पता था या नहीं था, और नहीं था तो जान लेंगे। जैसे देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यदि ये सेंटेंस ऐसे होता दिस इज काऊ और यहाँ तक सेंटेंस खत्म हो जाता, तब इसमें क्या आंसर आता, ए। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या आएगा, द। क्यों, जब भी कोई चीज के लिए हम बताते हैं, जैसे काऊ के बारे में बताया जा रहा है यहाँ, काऊ के बारे में, लेकिन वो काऊ खास है, क्या खास है, विच वाज गिवन बाय माय मदर, ये जो गाय है इसके द्वारा दिया गया था मेरे मम्मी के द्वारा, ये खासियत है ये गाय का, तो इसलिए इसमें क्या आएगा, द। तो कोई भी चीज आपको ध्यान रखना है, कोई भी चीज भले सिंपल हो लेकिन उसके बारे में आगे कुछ बताया गया हो, तो उस वस्तु के पहले क्या लगाना है, हमेशा द। चाहे वो एक पेन हो, दिस इज ए पेन, ऐसे सिंपल में, लेकिन दिस इज द पेन विच वाज ब्लैक, तो ब्लैक कलर उसकी क्या हो गया, खासियत हो गया। तो जब भी आप ध्यान रखोगे, आर्टिकल का है ये, जिसमें किसका प्रयोग करते हैं, ए एन और द, तो आपको ध्यान रखना है द का प्रयोग। और एन का प्रयोग किसके लिए करते हैं, जब किसी भी वाक्य का उच्चारण क्या होता है, स्वर से होता है ना, जैसे क्या होता है, एन एप्पल, एन ऑरेंज, ऐसे करके, तो उसके लिए। और ए का प्रयोग कब करते हैं, जिसका उच्चारण क्या होता है, व्यंजन से होता है, ए बाल, ए पेन, ऐसे करके, तो ये ध्यान रखना है। और इसके लिए और मैं बनाऊंगा इसके लिए खास वीडियो, आर्टिकल के लिए, बिल्कुल पाठ रहेगा, ज्यादा नहीं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। द बुक एलॉन्ग विथ द नोट्स, पुस्तक और इसके साथ नोट्स, है ना, तो द बुक कौन है, सब्जेक्ट है यहाँ, द बुक, ये नहीं है ना सब्जेक्ट का, ध्यान रखो, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, पुस्तक इसके साथ नोट से जुड़ा है, तो द बुक के साथ क्या लगेगा, हमेशा इज, बुक के साथ क्या लगेगा, इज, तो इज आएगा, आर नहीं आएगा। आप धोखे से मान लो इसको ऐसे सोचेंगे ये नोट्स है, इसमें एस लगा है तो लगा दे, तो यहाँ पर देखो ये कामा लगा है, इसीलिए तो कामा के बाद इतने वाले शब्द इसके बारे में बता रहा है, बुक के बारे में, उसमें क्या समाहित है, नोट्स का भी समाहित है, तो सब्जेक्ट का केवल क्या है, बुक है, और बुक से रहता तब आर लगता, बुक है इसमें क्या लगेगा, हमारा इज लगेगा, एक वचन में है, तो ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये 60 प्रश्न खत्म होते हैं, और यहाँ तक आप लोग यदि बने हैं तो बहुत ही अच्छी है, अपने आप को चेक कर रहे हैं, और वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें, और वीडियो यदि आपको अच्छा पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में ही आप एक स्क्रॉल करेंगे तो हाइप का एक ऑप्शन आता है, एक अंक दिया जाता है हाइप का, तो जरूर वीडियो को हाइप देंगे, इससे वीडियो को रैंक मिलता है, आप अपने फेवरेट कंटेंट को ये देते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप जरूर दे सकते हैं, हर हफ्ते आप 3 हाइप तक किसी भी वीडियो को दे सकते हैं, एक ही वीडियो को 3 हाइप तक भी दे सकते हैं, तो इससे केवल हाइप का मिलता है, उसका विशेष मतलब क्या होता है वो यूट्यूब वाले ही जानेंगे, लेकिन कुछ इसको
मिलता है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि सूर्य शब्द किस लिंग का है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या संयोजक है। तो आपको ध्यान रखना है सूर्य क्या है, पुल्लिंग है। अगला हमारा है निम्न में से कौन सा अलंकार है, हम ये देखते हैं, है ना, कि सागर में मोती जैसा उज्जवल चेहरा, है ना, सागर में मोती जैसा, तो मोती जैसा बोला तो जब कहीं भी कहीं पर किसी चीज का तुलना होता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा, एक चीज को दूसरे चीज से तुलना किया जाता है। तो सागर में मोती जैसा उज्जवल चेहरा, तो यहाँ कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य से किया जाता है तो वहां नीति का विलोम शब्द है। तो नीति का विलोम शब्द क्या होता है, कुपथ, अनीति नहीं, है ना, मतलब ये नीति मतलब सही चीज और कुपथ मतलब गलत या अनीति एक प्रकार से। सामयिकी से संबंधित सही कथन क्या है, सामयिकी मतलब क्या होता है, जो वर्तमान में घटता है उन घटनाओं को क्या बोला जाता है, सामयिकी, सामयिकी। अगला रामचरितमानस के लेखक कौन है, तुलसीदास, वाल्मीकि, कालिदास या महाकवि भारती। इसका सही दास मतलब क्या है, तुलसीदास जी रामचरितमानस के है, जबकि रामायण की कौन सा है, वाल्मीकि है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। तो क्रियावाचक क्या है, संज्ञा नहीं है। वह हमेशा मित्रों की सहायता करता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है, इसमें क्रिया कौन सा है ये आपको बताना है। ये वाक्य हमको दे दिया है, अब इसमें आपको बताना है कौन सा क्रिया है, कौन सा कर्म है। इतना आपको हिंदी में आना चाहिए, है कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो इसका क्रिया क्या होता है, लास्ट में होता है। जैसे शुरू में क्या होता है, कर्ता होता है, लास्ट में क्या होता है, कर्म, और सबसे लास्ट में क्या होता है, सहायक क्रिया। और ये यहाँ पर क्या होता है, ये वाली जगह ऑब्जेक्ट अंग्रेजी में, और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, कर्म। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कबीर का प्रमुख साहित्यिक योगदान क्या है, मतलब कबीरदास जी का योगदान किसमें है, तो गीतांजलि नहीं है, रामायण नहीं है, महाभारत नहीं, क्या है तो साखिया एवं दोहे। कबीर के दोहे सुने होंगे, है ना, वही चीज है। नीति और कर्म का संबंध किस प्रकार का है, तो किस प्रकार का संबंध है, ये क्रियात्मक संबंध है ना? करने वाला काम है, नीति पूर्वक हमें कर्म करना चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्रियात्मक संबंध। हिमालय की ऊंचाई विशाल है, इसमें विशेषण कौन सा है। अब विशेषण आपको पता होना चाहिए, मैं अंग्रेजी में बताया हूँ, तो अंग्रेजी का मेरा क्लास जो खास लिया हूं मैं, है ना, उसको देख लेंगे तो आपको हिंदी का विशेषण आ जाएगा। क्योंकि अंग्रेजी में विशेषण को क्या बोला जाता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज ए वर्ब व्हिच आर क्या गिवन ए प्रॉपर्टीज आर ए थिंग, मतलब किसी भी का क्या बताता है, प्रॉपर्टी बताता है, गुण बताता है, उन शब्दों को क्या बोला जाता है, विशेषण। तो इसका विशेषता कौन बता रहा है, कौन सा शब्द बता रहा है, विशाल, मतलब बहुत विशाल ऊंचाई है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार हरिभूषण किस शैली में प्रसिद्ध है, तो ये क्या लिखते हैं, कहानी, है ना, ये कहानी लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है हरिभूषण जी का। निम्नलिखित में से कौन सा समास का उदाहरण है, इन चारों में बताना है कौन सा समासिक शब्द है, मतलब जिसमें समास हम लगा सकते हैं। तो इसमें कौन सा समास लगा सकते हैं, राज मार्ग, इसका समास विग्रह क्या करेंगे, राजा का मार्ग या राज का मार्ग, मतलब राज्य का मार्ग, ऐसे भी राज्य मार्ग ऐसे। और ये कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, जिसमें का लगा रहता है, वो कौन सा समास होता है, षष्ठ समास, हमारा तत्पुरुष समास। अगला है हमारा शेर शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, इसमें से आपको बताना है शेर किस संज्ञा का उदाहरण है, व्यक्ति, भाव, समास या जाति। तो शेर क्या है, वास्तव में कौन सा संज्ञा है, यहाँ जातिवाचक संज्ञा। शेर बोल रहे हैं मतलब पूरा शेर प्रजाति को बोल रहे हैं, तो जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञा होते हैं जिसमें हम लोग क्या बताते हैं, जाति बताते हैं। जैसे हम लोग बोले टीचर, तो टीचर को पूरे टीचर को, चाहे वो मैडम हो, सर हो, जो भी हो, उनको बताते हैं। तो हमको इसलिए वहां पर ये होता है कि क्या बताया, जाति बताया। अगला हम लोग आते हैं, छायावाद का प्रारंभ किस युग में हुआ। छायावाद हिंदी साहित्य में सबसे प्रमुख कवि होते हैं छायावाद के, कौन है, मछलीशरण गुप्त है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ये सब क्या है, छायावाद के कवि हैं। और इसका शुरुआत कब हुआ था, ये माना जाता है 1920 के आसपास इसका शुरुआत माना जाता है छायावाद का। इसमें क्या है, भाव प्रधान काव्य लिखे गए हैं। जल ही जीवन है, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास और
रूपक अलंकार है। अनुप्रास मतलब क्या होता है, छुपा हुआ, किसी भी चीज में छुपा हुआ चीज रहता है तो उसको बोलते हैं। जल को जीवन से तुलना करने का रूपक, और ज का पुनरावृत्ति भी हुआ है ना, ज ज ज, तो इसलिए क्या है यहाँ पर अनुप्रास है। तो निम्न में से कौन सा समय काल क्रिया से संबंधित है, मतलब समय काल से संबंधित है, भूतकाल, वर्तमान काल या कभी। तो ये कभी किस समय काल क्रिया से संबंधित है। समय काल मतलब काल को बताता है, वर्तमान, भूत, भविष्य को। अगला हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ की लोक कथा सियार और कोया, ये कहानी है एक, तो किस शैली में है। तो ये किस शैली में है, कई जानवरों के जो भी कहानी होते हैं प्रायः वो क्या होता है, शिक्षाप्रद कहानी। जैसे हम लोग डौ का देखे है ना, कि सयाना डौ जो होता है शिकारी फंस जाता है उनके जाल में, फिर वो सब जाल को लेकर उड़ जाते हैं, ये चीज। खरगोश और किसका, कछुए की कहानी। तो ये सब क्या होते हैं, मॉरल जो होते हैं ये है। और ये सब प्रायः कहानियां जो होता है पंचतंत्र से रिलेटेड है, या उसी से ये क्या होते हैं, संबंधित होता है। कौन सा शब्द क्रिया नहीं है, इसमें से आपको बोलना है क्रिया। आप अंग्रेजी में कई चीजें जानते हैं ना, तो उसका काम बहुत आसान हो जाता है, एक्शन। अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाता है, क्रिया को एक्शन वर्ड। तो जिसमें हम एक्शन नहीं करते, एक्शन मतलब क्या होता है, क्रिया या काम, जिसमें हम कुछ चीज नहीं करते वो क्या होता है, एक्शन वर्ड नहीं होगा। जिसमें हम कुछ भी करते हैं, क्रिया करते हैं, वो क्या होता है, क्रिया, एक्शन वर्ड बोलते हैं अंग्रेजी में। तो चलते हैं तो करते हैं, बोलते हैं तो करते हैं, पढ़ते हैं तो करते हैं। और सुंदर दिखेंगे तो कोई क्रिया नहीं करते, सुंदर है भाई, है ना, वो चेहरा, हमको उसमें कुछ नहीं करना पड़ता, तो ये चीज होता है। अगर हमारा कवि शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, तो कवि भी क्या है, जातिवाचक है। कवि बोले तो कविता करने वाले कौन है उसका पता नहीं चलता, वो पूरे जाति को बताता है। राम ने लक्ष्मण को बताया, क्या बताया, राम ने, यहां पर देखते हैं वाक्य में किस प्रकार का अव्यय लगा है। रावण की योजना खतरनाक है, अव्यय है ना। तो यहाँ पर कौन सा प्रकार का लगा है, तो आपको ध्यान रखना है क्या लगा होगा, संबंध बोधक लगा हो सकता है। तो देखो क्या लगा है, संबंध बोधक अव्यय। इसको बोलेंगे अव्यय, मतलब जो जोड़ा है। जैसे बताया कि रावण की योजना करना है, तो ये जो की है इन दोनों को जोड़ रहा है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, एक संबंध बोधक अव्यय है जो दो वाक्यों को क्या करता है, जोड़ता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा 80 जो सवाल है वो कंप्लीट होता है। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट, मैथ का, जीएस और इंग्लिश का आपको बहुत अच्छा कंटेंट आपको हर एग्जाम के लिए, जो भी एग्जाम आते जाएगा हर एग्जाम के लिए आपको मिलेगा। तो अब आगे हम लोग देखेंगे मैथ्स का, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, हर चीज का आपको पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा। आप हो सके आपको बेहतर से बेहतर लगे वीडियो तो जरूर एक हाइप देंगे, जो कमेंट सेक्शन में हाइप आता है, जो अपने पसंदीदा क्रिएटर को दिया जाता है, तो वो चीज आप दे सकते हैं इस वीडियो को। तो चलिए हम मैथ्स करते हैं। सबसे पहले किसी संख्या का 25% 20 है तो संख्या क्या होगी। देखो हम मान लेते हैं, माना कि वो संख्या कितना है, एक्स। एक्स का कितना प्रतिशत, 25%। तो का की जगह गुणा करोगे यहाँ, है ना, और 25%, तो 25 गुणा कितना हो जाएगा, 1/100, और बराबर कितना हो जाएगा 20। यहाँ से कटा दोगे 20, 25 एकम 25 और 25 चौक 100, ये नीचे में बचा, ये ऊपर में, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो 20 चौक 80। तो इसका सही आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 80। तो प्रतिशत आपको निकालने आना चाहिए। एक और प्रतिशत का सवाल ले लेते हैं ताकि आपके लिए कुछ आसान हो जाए। ऐसे करके रहता है प्रतिशत, तो हमको कुछ नहीं करना, यहाँ पर क्या कर देंगे, गुणा, और ये जो प्रतिशत का निशान है इसके जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 1/100। क्या किए हम, यहाँ पर गुणा किए, यहाँ भी गुणा किए, और यहाँ कितना किए, 1/100। तो ये 0 0 0 और ये 0, और ये क्या हो गया 25 दूनी 50। तो देखो हमारा आंसर। तो दोस्तों इसमें ऐसे आंसर आ जाएगा, उसके बाद आप ऑप्शन को देखो, पहले देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप पहले हल करो फिर ऑप्शन को देखो। आगे हमारा है एक सवाल, 60 किलोमीटर की गति से 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। बहुत आसान सा सवाल है, 1 घंटे में कितना, 60 किलोमीटर, तो 2.5 घंटे में, तो 60 गुणा कितना हो जाएगा, 2.5। ये गुणा कर देंगे दोनों का, तो 6 पंचे 30, आखिर लाई 3, 6 दूनी 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, और ये 0 और लग जाएगा।
तो एक संख्या बाद दशमलव लगेगा, क्योंकि इसमें दशमलव बाद एक अंक है। तो गुणा आप कभी भी करेंगे तो आप कम है गणित में, यदि बहुत दिन से छोड़ चुके, मैं जीरो लेवल के लिए भी चाहता हूं कि वो हो, तो दशमलव बाद एक अंक है, तो यहाँ भी दशमलव बाद एक अंक। तो कितना आ गया हमारा 150। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। अगला है हमारा 5 लड़कों की औसत आयु कितना है? 5 लड़कों की औसत आयु हम लोग देखते हैं 12 वर्ष है। एक लड़के की आयु कितना है? 14 वर्ष है। तो बाकी 4 लड़कों का औसत क्या होगा? तो देखो 5 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, मतलब टोटल आयु कितना होगा? 5 गुणा 12, मतलब 12 पंचे 60। अब एक लड़के की आयु कितना है? 14 साल। तो इस 14 साल को इसमें से क्या कर देना है? आपको घटा देना है। 60 में से 14 गया तो कितना आ जाएगा? 46। अब ये जो 46 है, ये कितने बच्चों का है? केवल 4 बच्चों का। तो 4 से भाग दे देंगे इसको, 4 11 44 दशमलव, और 2 बचा इसमें, तो 2 कितना हो जाएगा? 20। तो 4 पंचे 20। तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा? 11.5। देखो ऑप्शन में है हमारा 11.5। तो ऐसा, तो दोस्तों आप सवाल बनाओगे, यदि मैथ्स आता है तो आपको ये आसानी से बनेगा। अब यहाँ पर एक चीज है कि 3:4 का अनुपात 42:56 में बदल गया है। अनुपात सही है या नहीं है? जैसे 3 है और ये 4 है, इधर कितना है? 42 है और ये 56 है। तो हमको ये देखना है कि इसको हम इससे भाग देंगे, 3 से इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 चौक 12, और इसको 3 से दे तो 3 एकम 3, और कितना बच गया? यहाँ 2 बचा। तो 3 और 2 26। तो इसको देखेंगे तो ये भाग नहीं जाता, तो 3 से 26 में भाग नहीं जाएगा ना, मतलब 3 से ये 56 जो है 18 दूनी 36 होता है, मतलब 56 नहीं आता। 18 की 54 होता है, 19 की 57 होता है। मतलब हमको क्या करेंगे इसमें, हम लोग देखें जैसे बिल्कुल 14 है, 3 बटे जैसे 4 है, तो इसमें हम लोग एक निश्चित संख्या का गुणा करते हैं 3/4 और 14 का। तो क्या करेंगे? अच्छा हाँ, देख लेते हैं। तो इसका गुणा हम करेंगे तो 14 से ये कितना हो जाएगा? 42, और 14 चौक कितना हो जाएगा? 56, मतलब सही है। मतलब 14/14 का गुणा किए तो ये आ गया, मतलब ये वाली संख्या आ गया हमारा। तो इसलिए ये अनुपात क्या है हमारा? सही है या गलत पूछा है, तो इसका अनुपात क्या है? सही। मतलब वही है कि ऊपर नीचे में सेम संख्या गुणा करना पड़ेगा आपको। मैं भाग इसका 3 का नहीं देना था, कितना क्या देना था? 4 का। तो 4 एकम 4, और 4 चौक कितना हो जाएगा? 16। तो इसमें भी 14 आया और इसमें भी कितना आया था? 14। तो दोनों में 14 आया, मतलब हमारा आंसर सही है। तो इसका ऑप्शन ए होगा। इसमें देखो एक 2 आदमी है ना, 6 दिन में काम खत्म करते हैं, तो 3 आदमी उसी काम को कितने दिन में करते हैं? एक बिल्कुल सिंपल सा सवाल। 2 आदमी कितने दिन में किए? 6 दिन में। तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? 2 गुणा 6, मतलब एक आदमी उसको कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। तो 3 आदमी उसको कितने दिन में करेगा? 3 12/4। एक आदमी कर रहा है कितना काम कितने दिन में? 12 दिन में। तो 3 आदमी कितना करेगा? 12/4 दिन में, मतलब 4 तिया नहीं, कितने आदमी बोला है? 3 आदमी ना। तो 3 आदमी बोला है, तो कितने का भाग देंगे? 12/3। तो 3 चौक कितना हो जाएगा? 12, मतलब कितना आ जाएगा? 4। तो ये बिल्कुल आसान है दोस्तों, है ना। 2 आदमी कितने दिन, मतलब इसको कोई गणित नहीं लेना, बिल्कुल सिंपल से लेना, है ना। कि गणित लोगे तो भी उसका है कि 2 आदमी, तो एक आदमी का काम एक दिन का ऐसा वैसा निकालते हैं। तो इसमें 2 आदमी 6 दिन में करते हैं, तो एक आदमी उसको सिंपल सा है हमको कि 12 दिन में करेगा भाई एक आदमी। तो हम लोग क्या किए? 3 आदमी लगा दिए। तो 3 आदमी लगा दिए, तो इसको 3 बराबर भाग में बांट देंगे भाई, 3 चौक 12। तो इसलिए कितना हो गया? 4। तो कुछ ऐसे बिल्कुल व्यवहारिक है, ये क्या है? 8th लेवल का ही है। बस करते इसमें बिल्कुल आसान चीज है। आपको लगेगा सर ये तो पीएचडी में भी ऐसी सवाल आता है, व्यापम में ऐसे सवाल आता है, जबकि वो ग्रेजुएशन लेवल का होता है। तो ऐसा नहीं है, मतलब इसमें केवल हम लोग उसको बिना कोई फार्मूला के भी कर सकते हैं, उसको जरूरी नहीं है। तो ये डीप चला गया है, ऐसा कई सवाल ऐसा मान के चलो। 1200 रुपए का 25% लाभ में बेचता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका 25% निकाल लोगे, ऐसा है ना। तो 1/100, तो 0 और 0 और 0 और 0, तो 25 12 में कितना होगा? 25 12 में कितना हो जाएगा? 300। इतने का लाभ हुआ उसको, है ना। लाभ हुआ, लाया कितने में था वो? 1200 में। तो 1200 में 300 को जोड़ दोगे, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा? 1500। तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ से, ये सवाल दोस्तों ऐसे के प्लस के एक लगा है, तो ये वास्तव में कितना है? ऐसा है। तो इधर 81 है, तो 81 को 3 के घात के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, मतलब 3 किया, ऐसे करेंगे 3 का कितने बार गुणा करते हैं? 3 बार। तो 3 किया 9, 9 किया 27, 27 किया 81, तो 3 का घात 4। तो दोनों का आधार ऐसे सेम हो जाता है,
तो ये आधार सेम हो गया तो उसका घात भी क्या होता है, सेम हो जाता है। ये घातांक का सवाल है, सातवीं वगैरह कक्षा का, या मान लो 8वीं 9वीं का ही है सवाल। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4, इसका सही आंसर होगा। तो दोनों तरफ क्या करना है, घातों को बराबर करना है। अगला सवाल है हमारा 2 आया, 2 के बाद कितना आया 5, मतलब कितना जुड़ा 3, 5 के बाद कितना आया 10 मतलब 5, इसके बाद कितना आया 7, इसके बाद कितना आया 26, तो 26 के लिए कितना जुड़ा 9, तो अब कितना जुड़ेगा 11, तो 26 और 11 कितना हो जाएगा 37, ऐसे करके। तो ये एक क्रम है, इसमें हमको क्या करना है, क्रम देखना है। क्रम देखने के बाद क्या करोगे, अगला चीज सही का हो जाएगा। तो इसमें कितना आ जाएगा 37। तो ये क्रम वाले सवाल भी है वो इसी में आते हैं। अब ये सवाल देखो, ये बिल्कुल मिडिल स्कूल का वास्तव में है ये सवाल या 10वीं का भी है ये मान के चलो। तो इन दोनों सवाल से हम हल करें एक का समान, तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर x धन y और बराबर 10 ऐसे जोड़ेंगे तो ये एक y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये x से x का कितना हो गया 2x हो जाएगा, और 11 और ये कितना हो जाएगा, नहीं 10 8, ये कितना लिखा है ये 10 है ना, 10 हो जाएगा। तो 10 4 14, तो 2 एकम 2 और 2 सबसे कितना हो जाएगा 14। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला ये जोड़ घटाव भाग ही है दोस्तों, अलग चीज नहीं है ये। आगे एक वस्तु 500 में खरीदी गई और 600 में बेची गई, तो लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पर देखो लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे, मैंने ये सब चीज दोस्तों जो आपको सवाल है, मेरा जो मैराथन क्लास है मैथ्स का उसमें ये सब चीज कराया हुआ है। तो मैराथन क्लास यदि आप देखोगे तो इसमें का लगभग सभी सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा। इसमें लाभ कितना हुआ है 100 रुपए का, और ऊपर में क्या करते हैं 100 ही करते हैं, और नीचे में क्रय मूल्य करते हैं। क्रय मूल्य कितना है हमारा 500, तो ये 0 0 0 0 और 5 से 5 दूनी 10 और 5 गुना 0। तो इसका जो लाभ प्रतिशत है वो कितना हो गया 20%। इसका फार्मूला मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं आपको, यदि याद नहीं होगा तो। लाभ और गुणा क्या होता है 100 और बटे क्या होता है इसका क्रय मूल्य, ये आंसर होता है। मतलब ये लाभ प्रतिशत का है ना। तो ये यदि हानि प्रतिशत का बोलेंगे तो ये लाभ की जगह क्या लिख देना है आपको हानि, तो हानि प्रतिशत हो जाएगा लाभ के लिए। मतलब लाभ और हानि के लिए दोनों सेम है। लाभ ये क्रय मूल्य दोनों में रहेगा, लाभ की जगह लाभ आ जाएगा, हानि बोलेगा तो लाभ की जगह हानि लिख देना, फिर हानि प्रतिशत निकल जाएगा। इसका सही आंसर हम लोग बता देता हूं क्या हो जाएगा, बी निकाल लिया 20 हम लोग। अगला सवाल है हमारा कि एक दूध और पानी का मिश्रण बनाना है, इनका अनुपात कितना रखना है 7:3, और टोटल मिला के कितना बनाना है, कितना लीटर बनाना है 100 लीटर। तो उसमें दूध की मात्रा कितना होगा, तो देखो दूध पहले लिखा तो दूध 7 गुना होगा, और पानी बाद में लिखा वो 3 गुना होगा। तो 100 लीटर बनाना है तो 100 लीटर में क्या हो जाएगा 70 लीटर, और ये कितना हो जाएगा 30 लीटर। यदि ये दूध और पानी इंटरचेंज हो जाता, मान लो पानी की जगह दूध लिखा था, दूध की जगह पानी, बाकी सवाल सेम होगा, तो उस कंडीशन में जो दूसरे नंबर पर रहेगा वो 30 हो जाएगा। मतलब दूध यदि दूसरे नंबर पर रहता तो 30 लीटर, पहले नंबर में है तो 70 लीटर, है ना, आंसर में दिया है इसका। अच्छा हाँ 70 लीटर दिया है ना, इधर है। अगला सवाल है हमारा 1200 रुपए का 5% वार्षिक साधारण ब्याज 3 वर्षों में कितना होगा। तो साधारण ब्याज का बताया था PRT बटे 100, ये किसका सूत्र है SI का। तो यहाँ पर 1200 गुणा 5 और गुणा 3 और बटे कितना हो जाएगा 100। तो ये 2 जीरो हम यहाँ से काट देंगे, 1200 में से ये 2 जीरो, तो कितना बच गया हमारा 12, 12 पंचे 60, और 60 किया कितना होता है 180। तो इसलिए इसका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा हमारा 180। ऑप्शन कौन सा, मतलब ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है, यहाँ पर दिया है किसी ट्रक की गति 60 किलोमीटर से घटाकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाती है, तो 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो ये 4 बराबर दूरी बटे समय ही है ना, यही सवाल है, ये इससे अलग नहीं है। लेकिन फर्स्ट कंडीशन में हम लोग देखते हैं यदि 60 किलोमीटर चलता है तो 20 किलोमीटर को कितना समय में चलेगा 120 बटे 60, तो 120 दूनी कितना 2 घंटे में। अब कितना कर दिया उससे चाल को 40 किलोमीटर, मतलब तो 40 किलोमीटर किया तो 120 बटे 40, तो 40 ये 0 0 और 4 के कितना हो जाएगा 12, तो ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 2। तो कितना अंतर आया उसके समय में, पहले 2 घंटा में चल रहा था, अब कितने घंटे में चलेगा 3 घंटे में। तो डिफरेंस कितना आ गया दोनों के बीच 1 घंटे का। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1 घंटा, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा।
अगला है हमारा ये 16 है, 64 है, 44 है और 256 है। इसमें अगलापन क्या होगा, इसको आपको ऐसे सवालों को देखना होगा। जैसे 16 है, ये कितने का वर्ग है, 4 का। ये 64 है, ये कितने का वर्ग है, 8 का। ये 256 है, ये कितने का वर्ग है, 16 का। तो 4 8 16 मतलब एक एक गुना बढ़ रहे हैं ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 क्यों 16। तो 4 पंचे कितना ले लेंगे हम इसको, 20 नहीं 12 भी दिया है यार, ये 12 का वर्ग है 144। तो 4 का 8 का 12 का 16 का, तो अगला कितना होगा 20 का वर्ग। तो 20 का वर्ग कितना होगा, 2 दूने 4 मतलब कितना 400। 20 गुणा 20 करोगे तो 400 ही आएगा। इसका सही आंसर कौन सा होगा, 400। अगला हमारा है 2 3 5 8 12 17 में अगला पद क्या होगा। तो 2 से 3 में कितने का अंतर है, 1 का। 3 से 5 में कितने का अंतर है, 2 का। 5 से 8 में कितने का अंतर है, 3 का। 8 से 12 में कितने का अंतर है, 4 का। 12 से 17 में कितने का अंतर है, 5 का। तो अगले में अंतर कितने का होगा, 6 का। देखो 1 2 3 4 5, तो अगला स्वाभाविक है कितना होगा, 6। तो 17 में 6 जोड़ दोगे तो हमारा अगला कितना हो जाएगा, 23। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसका, 23। अगला हम लोग देखते हैं, ये एक समीकरण दिया है, x का वर्ग है ना। तो जैसे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये x का वर्ग और माइनस है ये 5x और प्लस कितना है 6 इक्वल टू कितना है 0। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसको मध्य पद को 2 भाग में बांटने वाला से हम लोग कर लेते हैं, x का वर्ग। तो यहाँ से 5 को हम 2 भाग में तोड़ सकते हैं, एक 3x और एक कितना है 2x, और इसको पूरा करते हैं तो ऑलरेडी कितना आता है, ये 6 आ जाता है ना। तो इक्वल टू कितना होगा 0। अब इन दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं तो कितना होगा x और x माइनस कितना आ जाएगा 3। इन दोनों से -2 कॉमन निकलेगा, ये कितना हो जाएगा x माइनस 3। इन दोनों से देखो x माइनस 3, x माइनस 3 और कितना बच गया x माइनस 2। तो इसको बराबर टू 0 करके निकालते हैं, तो इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा 3 और इसका मान कितना हो जाएगा 2। मतलब 2 और 3 दोनों के दोनों कैसे होंगे, धनात्मक। इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा, पहला। यहाँ से एक बार मैं आपको और बता देता हूँ, ऐसा जब आता है हमारे पास, ऐसा ना, जो नहीं जानते उनके लिए, या बहुत दिन हो गया पढ़ाई, तो इसको क्या करते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होता है, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2, इस प्रकार से। तो 2 और 3 इसका सही आंसर होगा। अगला है 120 को 12 और इतने से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 8 से भाग देंगे और 12 से, 8 से भी देना है 12 से, तो 8 12 8 से भाग दोगे तो देखो 8 एकम 8 8 पंचे 40 मतलब 15 120 और 12 दहम 120। दोनों ही स्थिति में कट गया पूरा का पूरा, मतलब शेषफल यहाँ 0 और यहाँ भी शेषफल 0, दोनों जगह देखो शेषफल 0। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। दोस्तों ये बिल्कुल आप देखेंगे कि आपके वार्ड बॉय के लिए बिल्कुल सटीक प्रश्न है। आपको देखकर, आपको एक बार जैसे 1 से 100 तक देखेंगे, आपको बिल्कुल अनुमान हो जाएगा कि पेपर आपको ऐसा ही मिलने वाले हैं। प्रश्न कुछ ही डिफरेंस होगा, मतलब प्रश्न तो सेम नहीं हो सकते ना, क्योंकि व्यापम विशेषज्ञों का टीम है जिसमें IAS IPS प्रोफेसर सब बैठे हैं, लेकिन प्रश्न बिल्कुल AGT। इसमें जैसे मान लो मैं ये सवाल दिया तो इसके संख्या चेंज हो जाएंगे। आपको सीखना है कि मैथ्स तो सीखना है। मेरे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरा, जो मैथ्स का आप कंप्लीट मैं उसमें कराया हूँ वो चीजें, और अगला भी मैं पार्ट उसका लेकर आऊंगा जिसमें बीज गणित शामिल रखूंगा। तो दोनों वीडियो को देखेंगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसी से लगभग ये कंप्लीट है, क्योंकि 8वीं लेवल का है। तो लगभग यहाँ कितना प्रतिशत होगा, मतलब 4000 का 10%, 2000 का कितना प्रतिशत होगा। तो हम लोग इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं ना। तो कितना होगा, सिंपल सा 4000 है, जैसे इसका 10% निकालेंगे तो कितना होगा 0000, ये 400 होगा। अब बोलता है देखो यहाँ पर कुछ अलग नहीं निकालना है ना, सवाल को घुमा दिया है। ये 400 जो है इस 2000 का कितना प्रतिशत होगा, तो 400 ऊपर में रखोगे और नीचे में कितना रख दोगे 2000 और ये 100। तो 1 2 3 1 2 और ये 3, 2 से इसको कटाओगे तो 2 दूने 4 और 2 16, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 20। तो हमारा बी क्या हो जाएगा, सही आंसर। अगला हम लोग देखते हैं 50 का कितना प्रतिशत 40 होगा। तो हम लोग मान लेते हैं 100%। तो 50 का 100% बराबर कितना हो जाएगा 40। अब यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं, इसकी जगह 1 और गुणा की जगह 1/100 बराबर कितना हो जाएगा 40। तो ये 0 5 एकम 5 और 5 दूनी
10, ये 2 बचा और यहाँ पर 40, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 40 दूनी कितना हो जाएगा 80। तो देखो हमारा ये कितना प्रतिशत हो जाएगा, जो 40 है 50 का कितना प्रतिशत होता है 80%, यहाँ 25% नहीं लगा है ना। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है कि ये सवाल दिया है आपको, इतने सारे संख्या दिया है, इसका औसत निकालना है। औसत का फार्मूला होता है सिग्मा एक्स अपान एन, मतलब जितने भी संख्या रहेगा उसको आपको जोड़ना है और जितने संख्या है उसका भाग दे देना है। लेकिन दोस्तों इसको कुछ नहीं करना, केवल देख के ऐसे ही बता देना है। ऐसे बताना है, यदि कोई भी ऐसा संख्या देखोगे तो ये सीरीज में है सीरीज में 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, ये सब उसका पहाड़ा है। तो इसमें सब में अंतर उतने का है, तो इसको क्या करना है आपको, बीच वाला संख्या लेना है। 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए, बीच में कौन सा आ गया हमारा 60। तो ये क्या हो जाएगा हमारा औसत, ना जोड़ना है ना घटाना है ना कुछ करना है। यदि संख्या ऐसे बिल्कुल क्रम से दिया रहे बराबर डिफरेंस में तो ऐसा, और यदि सम संख्या में रहता, मान लो 4 संख्या रहता, मान लो सपोज इसी में बता दे रहा हूं ना, एक संख्या यदि हमारे पास ये नहीं होता 20, अब यहाँ पर ये संख्या कितने बच गए 6, इसमें बीच हम नहीं निकाल सकते, तो बीच नहीं निकाल सकते तो उस स्थिति में क्या करोगे, ये दोनों को जोड़ोगे, 60 और ये कितना हो जाएगा 105, और इसको 2 से भाग दे दोगे तो कितना हो जाएगा 52.5, तो ये आंसर हो जाएगा। तो सम संख्या रहेगा तो बीच के दोनों को जोड़ देना है, विषम संख्या में रहेगा पद तो आपको क्या करना है, बीच वाला ही क्या हो जाएगा उसका औसत हो जाएगा। मतलब इसका हम लोग देखें आंसर देखें तो कौन सा हो जाएगा इसका 60। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारा मॉडल टेस्ट का पेपर था, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप 100 तक देखेंगे, कंप्लीट देखेंगे तो जरूर आपके लिए बहुत ही लाभदायक हुआ होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट अपने मॉडल टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद।